नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होनी है और उसके लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही वादों की झड़ी लगा दी है। वहीं आज छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का भी घोषणा पत्र जारी किया। शाह ने इसे घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र बताया और इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया। छत्तीसगढ़ का चुनाव एक तरह से वादों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के प्रचार में भी वादे ही अहम हैं। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। दोनों पार्टियां जनता से कई नए वादे कर रही हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने पर आने वाले 5 सालों में उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित राज्य बनाएगी। अमित शाह ने इसे घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र बताया। अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए ये भी कहा कि हमने लाखों लोगों से चर्चा करके एक घोषणा पत्र मोदी की गारंटी तैयार किया है। उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि हम कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,100 रुपए होगा। इसका एक मुश्त भुगतान किसानों को किया जाएगा। इसके अलावा महतारी बंधन योजना की शुरुआत, 18 लाख पीएम आवास बनवाने का वादा, तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपए पर होगा। चरण पादुका की दोबारा शुरुआत होगी। 10 लाख तक फ्री उपचार, 500 नए जन औषधि केंद्र की स्थापना, यूपीएससी के तर्ज पर परीक्षाएं करवाना, युवाओं को 50% लोन, गरीब परिवारों को 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना और एम्स की तर्ज पर नए संस्थान बनाना शामिल है। आपका वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपका वोट, और भुवनेश्वर साहू जैसे कई छत्तीसगढ़ के युवा या तो अपनी जान गंवाए हैं या अपना भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ाए। इन सबके भविष्य को संवारने के लिए आपका वोट आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद को समाप्त कर विकसित क्षेत्र बनाने के लिए आपका वोट। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठा प्रचार करने में पूरे देश में इनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम ने बस झूठा प्रचार कर 5 साल के लिए यहां सरकार चलाई, लेकिन इसमें उन्होंने केवल घोटाले ही किए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था के मामले में भी भूपेश बघेल सरकार फिसड्डी साबित हुई। उन्होंने 300 से ज्यादा वादे किए थे जो पूरे नहीं किए गए। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के अभनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बिना कुछ किए वोट नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम केंद्र में थे तो मनरेगा योजना लाए, खाद्य सुरक्षा कानून लाए और इस पर काम किया। गया बीजेपी में जेल, आरएसएस का कोई गया है। अब आज बैठ के बगैर मेहनत करके हुकूमत कर रहे हो और फुकट का खा रहे हो, और ये लोग हमको सबक सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, शाह साहब आप होम मिनिस्टर नहीं बनते थे। हमने किया, इस देश के संविधान को बचाया, इसलिए आपने उस कुर्सी पे बैठा है। लोकतंत्र को हमने बचाया, इसलिए वहां पर आप बैठे। दरअसल कांग्रेस के प्रचार अभियान में यह बताया जा रहा है कि कैसे उसकी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी सहित दूसरे वादे पूरे किए,
जो वादे पूरे नहीं हो पाए उनके बारे में सफाई भी कांग्रेस दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता भी कई बड़े वादे कर चुके हैं। बीजेपी भी कांग्रेस सरकार के वादों को मुद्दा बना रही है और उस पर वादे पूरे न करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब 5 साल पहले ही कर्ज माफी की है तो फिर से कर्ज माफी की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखा जाए तो राज्य की 90 विधानसभा सीटों में 50 सीटों पर किसान जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किसानों को लुभाने में जुटी हुई है। किसानों के अलावा ओबीसी वोट भी जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि गुरुवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि जब 2013-14 में वो चुनावी मैदान में उतरे थे तब कांग्रेस ने उन्हें इसलिए गाली दी थी क्योंकि मैं ओबीसी समाज से था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की। कांग्रेस ने ओबीसी को क्या दिया? सिर्फ धोखा। का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। आप याद रखिए, कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है, तो साथ ही दोनों दलों ने जनता को लुभाने के लिए वादों की झड़ी भी लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ की जंग में अब सभी पार्टियां कूद चुकी हैं, वादों की झड़ी लगाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन उससे पहले वादों की झड़ी जरूर लगा दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसमें कई तरीके के बड़े बड़े वादे और दावे किए गए हैं। कैसी रहने वाली है ये छत्तीसगढ़ की जंग, इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। अनामिका सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी की, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका अनामिका जी। चंद्रेश कुमार सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका चंद्रेश जी। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो इसका विश्लेषण करेंगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में जो जंग जारी है, इस जंग में सभी दल उतरे हुए हैं, मुफ्त की झड़ियां लगा रहे हैं, लेकिन क्या जनता को इन मुफ्त की झड़ियों पर कितना भरोसा करना चाहिए, किस दल पर किस हिसाब से भरोसा करना चाहिए और किस तरह की रणनीति कौन सी पार्टी अपना रही है, ये सभी कुछ हम अमनप्रीत जी से समझेंगे। शुरुआत चंद्रेश जी आपके साथ कर लेते हैं। लगातार वादों की झड़ी लगाई जा रही है, वादे भी आपने कर दिए एक के बाद एक कि जनता को ये दिया जाएगा, जनता को ऐसा किया जाएगा। आपकी तो सरकार पहले से ही है सर, आपको वादे और दावे करने की क्या जरूरत है, क्योंकि सरकार आपकी है। 5 साल में आपने जो काम किया वही आपका वादा हो गया। अगर जनता ये देख रही है कि आपने क्या कुछ काम किया है, तो आपको इतने वादे की झड़ी लगाने की क्या जरूरत? मैडम, पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने क्या किया और हमारा क्या प्रदेश के विकास में योगदान रहा, ये हमारी उपलब्धियां हैं जी। तो हमारी सरकार वहाँ अपनी उपलब्धियों को तो गिना ही रही है कि किस प्रकार से भाजपा से इतर कांग्रेस ने सुशासन की स्थापना में और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन पिछले 5 साल पहले हम किसी और मुद्दे पर चुनाव लड़े थे, उन मुद्दों को 5 साल में हमने पूरा किया। फिर अगले 5 साल के लिए हमारा क्या लक्ष्य है, ये वादे के रूप में हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता जो कि हमारे वादे पर विश्वास इसलिए कर रही है क्योंकि हमने करके दिखाया है। अभी प्रदेश में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कल मैं शिवराज सिंह का एक वीडियो देख रहा था, वायरल हुआ है कि भैया कैसे भी कमलनाथ को रोको। वो ऐसा बयान दे रहे हैं, अपने अधिकारियों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमारी सरकार जारी है, वो सरकार में आएंगे तो सस्ता गैस सिलेंडर देंगे, वो महंगाई को कम करेंगे। उन्होंने शिवराज जी ने कहा कि उन्होंने राजस्थान में ऐसा करके दिखाया जहाँ उनकी सरकारें हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर महंगाई,
गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाया है। हम्म। लोगों के अंदर असंतुष्टि का भाव है, निराशा का भाव है। लेकिन इसलिए भारतीय लोग जनता भाजपा पार्टी से तो कहती नाराज है हैं। कि 15 साल में आपने कुछ अगर किया होता तो 5 साल में आपको इतना करने की जरूरत तो नहीं पड़ती जो जनता को दिखाया जाए। ऐसा है कि ये तो बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए कि वो जब जनता के बीच जाते हैं तो झूठे वादे और झूठी योजनाओं की झड़ियां बरसा देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जाकर कहा था, बिहार वासियों बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नहीं सर, ये तो आप भी कर रहे हैं। वादे दावे करने में कोई पार्टी पीछे नहीं है। वादे दावे करने में कोई पार्टी पीछे नहीं है सर। वादे दावे अपनी जगह पर हैं, हकीकत और फसाने में अंतर होता है। कांग्रेस जो बात कहती है उसको पूरा करती है, इसलिए उसका दावा सच्चा है। और भारतीय फिर सर जो वादे पूरे नहीं किए उस पर सफाई क्यों दी जा रही है? तो इसमें सफाई क्या है? हाँ। देखिए, इतने 60 साल 70 साल देश को आजादी के बाद देश के अंदर बहुत सारे काम होने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें नहीं हुई। और कोई भी सरकार भगवान तो होती नहीं है जो सब कुछ कर दे। तो जिस समय सरकार 5 साल चलती है, 10 साल चलती है, 15 साल की सरकार हो या कोई सरकार हो, वो अपनी बातों में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ ये पूरी नहीं होती हैं। ये तो अच्छी बात है कि हम सबसे बड़ी बात है कमियों को स्वीकार तो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि क्या कारण है कि भारत का रुपया गिर रहा है, जवाब देना पड़ेगा। बांग्लादेश का करेंसी नहीं गिरता। आज प्रधानमंत्री जी क्या उस विषय पर बात करेंगे? उन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों पर चर्चा किया था, क्या उस विषय पर वो जवाब देंगे? क्या वो महंगाई पर चर्चा करेंगे? क्या वो बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। कांग्रेस का चरित्र साफ सुथरा है, पाक है। हम जो कहते हैं उसको करते हैं और जो कमियां रह जाती हैं उसको स्वीकारते हैं और आगे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा चार चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है, जनता को गुमराह करती है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ाती है, भावनाओं को भड़काती है और भावनाओं को भड़काकर वोट लेने का काम करती है। ठीक है। अनामिका जी, वादे दावे हर तरफ से चल रहे हैं। अगर इस बात को उठाया जाए कि मुफ्त के वादों पर बीजेपी कभी बहुत कड़ा रुख अपना रही थी, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी जाएंगी, लेकिन आज जब संकल्प पत्र का नाम दिया जा रहा है, घोषणा पत्र को, ये सामने आता है तो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि क्या कुछ नहीं लोगों को देने की बात की गई है। मोदी की गारंटी बताया जा रहा है। उन्नति योजना से लेकर 3100 रुपए तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ महतारी वंदन योजना, 18 लाख में पीएम आवास बनाने का वादा, तेंदुपत्ता, तमाम तरीके के वादे और दावे। आप भी इससे अछूते नहीं रहे। कैसे आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत कोसों दूर है? बख्तर जी, मैं आपकी बात का भी उत्तर दूंगी और मैंने अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, उनकी बात पर भी मैं बात करूंगी। मुफ्त की रेवड़ियां बांटना और आधारभूत मूलभूत समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ उनके विषय में सोचना और उनको पूरा करना दोनों अलग अलग विषय हैं। आप जितनी भी योजनाओं की बात करें, हम शुरू करते हैं, अगर हम न्यूनतम मूल्य बढ़ाने की बात करते हैं, इस देश के किसान का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अन्नदाता है जिससे हमारा भारतवर्ष ताकतवर बनता है और हम सारे लोग उस अन्नदाता के ही कारण खड़े होते हैं समाज में। हम खान पीन करते हैं, सारी चीज करते हैं और एक लंबे समय से 70 साल के शासनकाल में किसानों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इसके कारण आज भी हमारा किसान कर्ज के बोझ में दबा होता है और वो सोपान दर सोपान हमें उसे बेहतर स्थिति में लाना होगा। इसलिए कहा गया, आप महतारी वंदन योजना की बात कर रहे हैं तो निसंदेह आपने भी देखा होगा कि ग्रामीण इलाके जो होते हैं वहाँ महिलाओं को किस तरह से आवश्यकता होती है अपने स्वास्थ्य को लेकर, प्रसव को लेकर। एक और योजना जो आप कह रहे हैं कि मुफ्त इलाज की बात हो रही है, तो मतलब जो आधारभूत एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए, बेहतर तरीके से जीने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो पूरी करने की बात की जा रही है। और किसी भी राष्ट्र को बहुत लंबे समय तक मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के पक्ष में आप में से, हम में से कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं हो सकता। हमें उन्हें बेहतर रोजगार देने की बात करना चाहिए, अवसर देने की बात करना चाहिए और वो उस अवसर को लेने के लिए समर्थ हो, सुदृढ़ हो, इस पे बात करना चाहिए। अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की बात करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, वक्ता जी, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पर खड़ा होकर अंत्योदय की बात करती है। अंत्योदय जब पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति का भी उदय हो,
जब हम उसकी बात करते हैं तो ना हम अगड़ा देखते हैं, ना पिछड़ा देखते हैं, ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के खुले मंच से ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। इससे बड़ा कोई तुष्टीकरण का उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। और इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ जो किया गया, पूरे विश्व में किसी भी बहुसंख्यक के साथ वैसा नहीं किया गया होगा। दूसरी बात कश्मीर की, आज हमास के समर्थन में ये चिल्लाने वाले कांग्रेस, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह केरल और कर्नाटक के कट्टरपंथी इस्लामिक तुष्टीकरण के कारण हम कहाँ पहुंच गए हैं, जहां औरंगजेब के होर्डिंग लगाए जाते हैं, हमास के समर्थन में रैली निकाली जाती है और हमास का आतंकवादी भी वहां देखने में आता है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस उनका लंबे समय से तुष्टीकरण करती रही है। आज फिलिस्तीन के साथ जो जुड़े हुए हमास के लोग हैं, हमास के आतंकवादियों के लिए मानव अधिकारी और दुखों की बात हो रही है गाजा पट्टी के लिए, पर जब कश्मीर से 5 लाख हिंदू ब्राह्मण्स को विस्थापित किया जाता है और कहा जाता है कि आप अपनी 2 बेटियों को छोड़कर चले जाएं और गिरजा टिक्कू को बीच से चीरा जाता है और उसी चीरने वाले यासीन मलिक को बैठकर बिरयानी खिलाई जाती है, बटाला हाउस के जो आतंकवादी हैं उन पर ये बातें अनामिका जी तुष्टीकरण होता है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण नहीं करती वक्ता जी। ठीक है, ये अलग बात है। मुद्दा इस बात को लेकर है कि क्यों 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और मुफ्त की गारंटियों पर ही हर जगह पर चला जा रहा है। पहले बात की जाती है कि हम जनता के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे जहां कहीं भी देख रहे हैं, हम किसी को स्कूटी दे रहे हैं, हम किसी को मोबाइल बांट रहे हैं, हम किसी को 1000 रुपए दे रहे हैं, लाडली बहन योजना के तहत ये किया जा रहा है। मुफ्त की योजना में आपको नहीं लगता वो जनता पिसती जा रही है जो कि टैक्स भर भर कर परेशान है, उसको क्या हासिल होगा? बिल्कुल वक्ता जी, जो टैक्स और इससे हम जो मुफ्ती रेहड़ियां बांटने की जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई वादा करती है, कुछ देने की बात करती है, तो आप उसके मूल में जाएंगे तो वो किसी समस्या को खत्म करने की बात के लिए करती है, मुफ्ती रेहड़ियां बांटने के लिए नहीं करती है। हमारी और विपक्ष की मूल चुनाव की घोषणाओं में जो फर्क है, वो फर्क है विजन का फर्क है और संवेदनशीलता का फर्क है। गैस की जो हमने उज्ज्वला की गैस की बात की, तो आपको भी याद होगा आज से 10 साल पहले तक गैस वो बहुत बड़ी चीज आनी जाती थी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गांव में किसी के लिए। तो हमने वो चिंता की, महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उन्होंने आज तो हम विश्वकर्मा योजना की भी बात कर रहे हैं। विश्वकर्मा योजना पर कभी भी विपक्ष बात नहीं करता। जब ये रोजगार की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं, विश्वकर्मा योजना के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो वैसे सारे छोटे छोटे से कारीगर जो काम करते हैं पर कभी नहीं जुटा सकते वो इस बात को, उन्हें प्रशिक्षित करने की बात की जाती है, उन्हें 1 लाख रुपए लोन देने की बात की जाती है, फिर 30 महीने के बाद 1 लाख रुपए यानी कि 2 लाख रुपए लोन देने की बात की जाती है। तो हम एक सुदृढ़ और समृद्ध भारत खड़ी करने की चेष्टा करते हैं और जहां मूल में समस्याएं हैं उनको संवेदनशीलता के साथ खत्म करके आने वाले समय में रेवड़ियां बांटने की आवश्यकता ना पड़े, इसमें काम करना चाहिए। ठीक है, अमनप्रीत जी, क्या लगता है जिस तरह से ये वादे दावों की झड़ी लगा दी जाती है, बाद में इस पर हर पार्टी सामने आकर अपनी सफाई पेश करती है, इस वादे दावों से कहीं कुछ भला हो रहा है? जो आम समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या आदिवासियों की बेसिक समस्या है कि बिजली पानी से लेकर कई समस्याओं से आज तक वो जूझ रहे हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया। नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है, क्या अभी तक उसे खत्म किया जाए? लेकिन जब बात होती है विपक्षी पार्टियों से इस मुद्दे को लेकर, तो वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक दूसरे पर गेंद उछालने की करते रहते हैं। पहली बात हम बात करेंगे चुनावी वादे, चुनावी घोषणा पत्र या फिर जो भी वादे जो रेवड़ियों के रूप में आम जनता को प्रोवाइड किए जाते हैं और कहा जाता है कि ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। फ्री वीज का भी नाम दिया है, रेवड़ी का भी नाम दिया है। भाजपा पहले इसके बहुत विरोध में थी, पर जब उन्होंने देखा कि ये जो है बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर देती हैं, जो लोग हैं इससे बहुत प्रभावित होते हैं, वोटर्स बहुत प्रभावित होते हैं, आज वही फ्री की रेवड़ियां भाजपा भी देने के लिए बहुत उतावल रहती है। छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ दो चरणों में वहां पे चुनाव होगा और आप ये देखो कि एक ऐसा नक्सल प्रभावित इलाका है जहां पे वैसे तो नक्सली जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल जो इलेक्शन जो भी होते हैं उसके विरोध में होते हैं, पर अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल दल के साथ हो जाते हैं तो निसंदेह उसको जिताने में उसकी अहम भूमिका पूरा सहयोग करते हैं। और दूसरी बात हम ये देखें कि वहाँ पे जो वोटर्स हैं, जो किसान हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, क्योंकि किसानों में आप ये देखो कि 90 में से कम 50 सीटें ऐसी है जिसकी जीत हार जो है वो किसान तय करते हैं। उसके बाद ओबीसी वोटर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पे, उनको साधना, किसानों को साधना, जो पॉलिटिकल दल उनको अपने साथ लेके चलेगा, चाहे वो उनके साथ वादों के रूप में हो, चाहे वो फ्री वीज का मामला हो, चाहे वो फ्री की रेवड़ियां हो, जो उनके साथ कनेक्ट कर जाएगा वही जीतेगा। क्योंकि
जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो चुनावी वादों के जो उनके लिए पूछताछ करते हैं। जो भी दल उनके साथ चुनावी वादा करता है, छत्तीसगढ़ के लोग उनसे पूछते भी हैं कि आपने पूरे क्यों नहीं करे, या फिर आप ये वादा लेके आए थे तो आपने इस पर काम क्यों नहीं करा। और छत्तीसगढ़ में चुनावी वादे जो प्रॉमिसेस हैं, ये एक किस्म का गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और दूसरी बात हम ये देखें कि जैसे तेंदुपत्ता का आप देख लो कि उसकी एमएसपी बढ़ाने की बात करी है। अगर कांग्रेस ने जैसे जो वन उत्पादन है वहाँ 4-5 की एमएसपी तय करने की बात करी है, तो भाजपा ने कम से कम 90 जो वन उत्पादन है उन पे एमएसपी तय करने की बात करती है। कर्जा माफी की बात है तो भाजपा कांग्रेस को घेर रही है कि अभी आप कर्जा माफी के जो वादे के साथ आए हैं, गारंटी के साथ आए हैं, तो पहले 5 साल आपकी सरकार थी तो आपने तब क्यों नहीं कर्जा माफ कर दिया। उसके बारे में कांग्रेस आपने देखा कि स्पष्टीकरण देते हुए नजर आई है। तो ये चीज है कि अगर 5 साल सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी तो निस्संदेह उनमें आ जाती है। वही भूपेश बघेल सरकार के साथ हुआ है। पर एक बात ये है कि वहाँ पे जैसे हमारे अगर पूरे जो भी जितनी विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं पांचों स्थानों पे, तो वहाँ पे अगर मोदी जी वहाँ पे जाके कैंपिंग करते हैं तो लोग मोदी जी के साथ अपना कनेक्शन जो है बहुत अच्छा, अपना एक बॉन्ड जो है वो महसूस कर पाते हैं। पर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में पीएम के मुकाबले अगर देखा जाए तो सीएम के साथ लोग अपना जुड़ाव ज्यादा महसूस करते हैं और उनकी बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। निस्संदेह उनके बातों पे भी ज्यादा विश्वास करते हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ लोगों की नाराजगी है, चाहे वो जैसे मक्का का प्रोजेक्ट लेके वो जो उन्होंने प्लांट लगाया था उसका भी अच्छे से उनका वो जो उसका उत्पादन शुरू नहीं हो पाया, तो उसके बारे में भी लोग बात करते हैं। ठीक है कि क्यों वो प्लांट जो है वो फेल हो गया या फिर उस पे आपने क्यों नहीं काम किया। वहाँ पे अगर अपहरण हो रहे हैं, हत्या हो रही है, वहाँ पे अगर जो नक्सलवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ जैसा आपने कहा। अभी आप देखिए कि एक तरफ तो भाजपा कहती है कि 25 साल होने को है छत्तीसगढ़ के, और एक तरह जैसे घर में कोई बच्चा जो है 25 साल का जब हो जाता है तो अडल्ट हो जाता है, समझ लो कि उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है सौंप दी जाती हैं। तो ऐसा ही प्रधानमंत्री ने अपनी एक स्पीच में कहा कि वहाँ पे भी छत्तीसगढ़ भी क्योंकि 25 साल का होने वाला है तो उसपे भी बहुत सारा जो काम है वो किया जाएगा। उसको भी इंडिपेंडेंटली बहुत अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए भाजपा जो है बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं के साथ अगर सरकार में आती है तो वो उनके साथ लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हम लोग डेफिनेटली जब रिजल्ट आएंगे तो भाजपा की सरकार बनेगी। और उन्होंने कहा कि मैं आज आप सबको इनविटेशन देने आया हूँ कि जब हमारी सरकार बन जाए तो आप वहाँ पे जब हमारा जो भी मेन फंक्शन होगा तो वहाँ पे आप इनवाइटेड हैं। चंद्रेश जी देखिए, वादे किए गए, दावे किए गए, बात अलग है। वैसे वादे दावे करने से जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान खास करके नहीं हो पाता है, लेकिन अब वादे दावे किए हैं तो इस पर भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि आवास को लेकर बात की गई थी, आवास को लेकर वो मुद्दा बना रही है। कह रही है कि केंद्र की तरफ से आवास के लिए कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो पैसा खा लिया, भ्रष्टाचार किया उसमें, और आवास जो लोगों को दिए जाने थे वो नहीं दिए। कितना सही है इस बात पर क्या कुछ आपकी राय होगी? और गौठान को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कई तरीके के आरोप लगा रही है। ये तो इनको ही चेक करना चाहिए, और यदि योजनाओं का पैसा वहाँ खर्च नहीं हुआ तो इनको जनता के बीच बातें रखनी चाहिए। इनके पास आंकड़े हो तो रखें। सिर्फ चुनाव में जुमले सुनाकर लोगों को भ्रमित करने का काम न करें। आवास योजना इनके द्वारा लाई गई योजना तो है नहीं, वो तो इंदिरा गांधी जी ने योजना लाई थी। राजीव गांधी शहरी आवास योजना, इंदिरा गांधी ग्रामीण आवास योजना, वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं। उसी का नाम बदलकर इन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण और पीएम आवास योजना शहरी कर दिया। ठीक है। तो हमारी योजनाओं का नाम बदलकर कार्य करने वाले लोग क्या बात करेंगे? हमने मिड डे मील योजना लेकर आए, उन्होंने नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया। राजीव गांधी विद्युत योजना हमारा था, उसका नाम बदलकर इन्होंने और दूसरी योजना का नाम दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ दिखाने के लिए, कहने के लिए है नहीं, इसलिए वो विपक्ष की सरकारों पर जुमले करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, झूठ। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से आपने बड़ी सीधी सीधी बातें की, और उसका जवाब देते वक्त वो कहाँ चली गई? वो इतिहास में चली गई, भूगोल बताने लगी, फिर ये बताने लगी, वो बताने लगी, पाकिस्तान चली गई, मुसलमान चली गई, कहाँ की बात कहाँ लेकर चली गई। आपके पास कहने के लिए शब्द होते तो आप शब्द पर बोलते,
आप शब्द पर बात करते सर, मुझे तो ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि कर्ज माफी की जो बात भूपेश बघेल सरकार के द्वारा कही गई कि अब कर्ज माफी नहीं की जाएगी, तो कर्ज माफी दोबारा से क्यों लेकर आए? क्या मुद्दे खत्म हो गए कांग्रेस के पास? पूरे देश में कांग्रेस ने कर्ज माफी करके एक रोल मॉडल को प्रेजेंट करने का काम किया है। नहीं ठीक है सर, लेकिन दोबारा करने का क्या कारण माना जाए? मैं बात ये कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कर्ज माफी पर जो भूपेश बघेल जी से सवाल पूछते हैं वो अपने राज्यों में कर्ज माफी करके हिम्मत करके दिखाएं, तो देश में कर्ज माफी करके दिखाएं। यदि वो देश में और जहाँ उनकी सरकार है वहाँ वो कर्ज माफी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भूपेश बघेल जी पर सवाल उठाने का उनको हक किसने दे दिया? उनको हक नहीं है मैडम, ये बात मैं समझाना चाहता हूँ। अनामिका जी, 250 से ज्यादा योजनाओं के नाम गांधी परिवार के नाम पर रख देने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ये बताएं कि इंदिरा गांधी आवास योजना उसका नाम क्यों रखा गया था? आप सारी सड़कों के नाम देख लीजिए, चीजों के नाम देख लीजिए, योजनाओं के नाम देख लीजिए, और ये तो वो लोग हैं जो अपने परिवार में ही भारत रत्न दे लेते हैं। अब पाकिस्तान भी जाना पड़ेगा, चाइना भी जाना पड़ेगा, इजराइल की भी बात करनी पड़ेगी अगर इस देश को सुदृढ़ बनाना है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम विश्व की 5वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था बनते हैं। और जेपी मॉर्गन ने कहा, ये हमने नहीं कहा कि हम जल्दी 30वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएंगे। तो इनके कहने से कि हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए तय नहीं होता है, ये तय होता है देश की जनता जनार्दन से, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिताकर भेजा है। हमेशा आदिवासियों का हक खाने वाले, आदिवासियों को 2 दर्जे पर रखने वाली कांग्रेस ये बताए कि उसने 70 सालों में क्या किया। 70 साल बनाम 9 साल की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी क्षेत्र की बात हो। हमने आयुष्मान विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना हम लेकर आए। किसान की बात अभी ये कर रहे थे, किसान सम्मान निधि के तहत हमने देश के करोड़ों किसानों के खाते में पैसे गए। कोरोना के समय में जब विश्व की महाशक्तियों ने घुटने टेक दिए, उस समय किस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घर घर राशन पहुंचाया। जन धन योजना कितनी दूरदर्शी योजना थी कि किसी भी महामारी के समय में वो चीज काम आती है। और बिल्कुल बात करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में भारत की स्थिति भी किसी पाकिस्तान, किसी अफगानिस्तान जैसी करती जाएगी। हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व इस बात का साक्षी है कि किसी देश की सभ्यताएं नष्ट होती हैं वक्ता जी, तो वो खड़ी हो जाती हैं। संस्कृति जिस देश की नष्ट कर दी जाए तो वो ईरान हो जाता है। लेकिन कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया, आवास योजना के लिए जो केंद्र ने पैसा भेजा वो कांग्रेस ने रख लिया, कैसे? बिल्कुल, आप आंकड़े देख लीजिए। अगर आप आंकड़ों पे बात करते हैं, क्यों आज भी उन्हें ये बात करनी पड़ रही है दोबारा कि उन्हें किसान का कर्जा वो माफ कर देंगे? और क्यों आवास योजना में, जब सारे प्रदेशों में, बगल में मध्य प्रदेश में दूसरी जगह प्रधानमंत्री आवास योजना बन जाता है, लोगों के पास पहुंच जाता है, तो वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो बात कर रहे हैं अपने पिछले शासनकाल की नहीं क्यों बात करनी पड़ रही है? ये 70 सालों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र इनके पास था, सरकार इनके पास थी, किस चीज पर ये काम कर पाए? कैसे हुआ कि इन्होंने कभी भी बात से छत्तीसगढ़ के साथ बात करने की विषय नहीं है वक्ता जी, हमें पूरे देश में बात करनी होगी, तभी छत्तीसगढ़ भी उसका एक हिस्सा होता है। क्यों नहीं हो पाया कि घुसपैठियों को लेकर ये कोई कानून बना पाए? क्योंकि इसमें इनकी कभी रुचि ही नहीं थी। किसी भी तरह सत्ता पे काबिज होने में और गांधी परिवार को खड़ा कर देने में कांग्रेसी की रुचि रही है, और रुचि रही है गांधी परिवार की खुद के हाथ में सत्ता रखने की। उसके लिए येन केन प्रकरण कुछ भी होता रहे देश में, भले ही पूरे बॉर्डर पे आप देखेंगे तो किस तरह से एक पूरे घुसपैठियों का, आप रोहिंग्या कहाँ से चल के कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो कश्मीर तक पहुँच जाते हैं, पर कश्मीर के हिंदुओं को बचाया नहीं जा सका। ये देखने का विषय है कि कांग्रेस ने किस स्तर पर तुष्टीकरण किया है, वो ये छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा। चंद्रेश जी जल्दी से, वक्त की कमी है अभी। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से जो है बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपने हिंदुओं की बात की, मणिपुर में जो घटना घटी, नंगी महिलाओं को घुमाया गया, वहाँ सर मणिपुर के मुद्दे को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। चंद्रेश जी माफी चाहूंगी मैं, इतने सेंसिटिव मुद्दे को आप सिर्फ चुनावी माहौल में इस्तेमाल ना करें। क्या ओपिनियन है? नहीं, एक मिनट मैडम, तो समस्या इनको कांग्रेस से नहीं है, समस्या इनको गांधी परिवार से है। और गांधी परिवार से समस्या इसलिए है क्योंकि गांधी परिवार ने इस देश के लिए शहादत दिया है, इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। नेहरू जी ने अपने जीवन का लगभग 12 साल जेल में बिताए, तब इनके आदर्श सावरकर जो है वो पेंशन ले रहे थे, और इनके आदर्श जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, वो जेल काट रहे थे। तो इन्होंने कहने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, देश की आजादी में इनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए, आजाद हिंद फौज को कुचलने के लिए अंग्रेजों को ये लोग पत्र लिखे।
ठीक आज है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपने अमनप्रीत आप को जी, राष्ट्रवादी घोषित क्या कर लग रहा है हैं। आपको राष्ट्रीय जिस तरह निर्माण से का क्या भारतीय योगदान जनता है? पार्टी और कांग्रेस गांधी आपस परिवार में में बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्रियों की और शहादत दी कहां है से इस कहां? देश के लिए। ठीक है चंद्रेश राजीव गांधी जी, की चंद्रेश जी शहादत ठीक है, दी देश के सुन लिए। लिया मैंने। इंदिरा गांधी जी ने अपनी शहादत दी देश के लिए। आपका क्या कंट्रीब्यूशन ठीक है मैडम? चंद्रेश जी, आपके ठीक है। पास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश के लिए। आपने सिर्फ देश को अमनप्रीत गुमराह जी, करने का काम जिन किया है। मुद्दों को काम लेकर करते भारतीय तो जनता काम पार्टी दिलाने और के लिए आपके पास होता। कांग्रेस पार्टी आपके बात पास- कर रहे हैं, आपके पास हिंदू मुस्लिम मुझे के आपकी अलावा आवाज को मैटर डाउन नहीं करना है। पड़ेगा गांधी चंद्रेश जी, परिवार क्योंकि को गाली देने के अलावा आप मैटर नहीं मुद्दे है। से भटक कर कहीं और जा रहे हैं। आप, मैं आपको रोकने की कोशिश कर रही हूँ और आप सुन नहीं रहे हैं कि मेरा सवाल क्या है। अमनप्रीत जी, जिस तरह से मुद्दों को भटकाया जाने की कोशिश की जा रही है, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ का चुनाव आप देख रही हैं कि ये घूमता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तो पीएससी मामले में कांग्रेस को घेरा है, दूसरा वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, जो वहाँ पे हत्या हो रही है, वहाँ पे इतना करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उन चीजों को लेके भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को घेरते हुए नजर आई है। उसके साथ ही उन्होंने विकास की जो कांग्रेस सरकार कहती है कि हमने छत्तीसगढ़ में विकास करवाया, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कंप्लेंट करी है कि उनके जो गांव है अभी तक भी सड़क के जरिए जुड़ाव उनका शहरों के साथ हुआ नहीं है। उस वजह से क्या है कि वहाँ के जो विधायक है चुने हुए लोगों के द्वारा, वो वहाँ लोगों के पास उनका हालचाल पूछने अभी तक जा ही नहीं पाए। तो ऐसा बहुत सारे जगहों पे हुआ है कि बहुत सारे रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो रुक गई है। अगर सड़क के साथ लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाया शहरों के साथ, तो वहाँ विकास दर का क्या हाल होगा आप खुद ही जायजा लगा सकते हो। उसके साथ ही आप ये देखो कि जैसे कर्जा माफी की बात आई है कि किसानों को अपने साथ करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये अपनी स्पष्टीकरण दिया है कि कर्जा माफी का जो वादा वो लेके आए थे, ना कि सिर्फ भूपेश बघेल ने, बल्कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी बहुत सारे वादे छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ किए थे, जिनमें से बहुत सारे पूरे नहीं हुए हैं। तो इन चीजों को स्पष्ट करते हुए सरकार नजर आई है। उन्होंने कारण बताया है कि क्यों वो ये जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर पाए। उसके साथ ही अभी नई जो उसकी घोषणा पत्र में एक गारंटी कार्ड के तौर पे एक गारंटी नई वाली दे दी है, वो ये भी है कि कर्जा मुआफी अब वो कर देगी। पर भाजपा उनको इस बात पे घेर रही है कि आपके 5 साल जो आपने कार्य किया है, वहाँ पे कार्यकाल रहा है, तो उस दौरान आपने कर्जा माफी तो क्या इसका कारण माना जाए कि कांग्रेस पर मुद्दों की कमी है, इसलिए पिछले मुद्दों से जिस तरह से उसे फायदा मिला वही मुद्दों को उठाकर फिर से दोबारा से वो मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है? देखिए, कांग्रेस के 2-3 ऐसे लोग हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं कांग्रेस में, और वो आजकल वहाँ उनको छोड़ के कुछ निर्दलीय बन गए हैं। और जैसे एक दो चिंतामणि की बात करें तो वो भाजपा में आ गए हैं। तो ये भी कांग्रेस के लिए थोड़ी सी डरने वाली बात हुई है कि जो जिनके ऊपर कांग्रेस का दरमदार चल रहा है, अगर वो ही उनके पिलर्स हिलने की बात करेंगे तो कांग्रेस की जो सिचुएशन है वो भी थोड़ा सा डगमगाएगी। पर कांग्रेस हमेशा ही भाजपा के साथ ऐसी बात करती है कि भाजपा अपने जो चुनावी वादे हैं वो लॉलीपॉप की तरह यूज करते हैं, और लोगों के जब कार्यकाल में आ जाते हैं, जब सरकार बन जाती है तो वो पूरे नहीं करते। तो सेम इसी बात पे भाजपा भी कांग्रेस को घेरते हुए नजर आई। उन्होंने मक्का प्लांट की भी बात करी है कि लोगों के साथ वादा करके, किसानों के साथ वादा करके कर्जा माफी का, सिलेंडर सस्ता करने वाली बात भी भाजपा ने करी है। तो जैसे दोनों पार्टियों में आप देखो वक्ता की होड़ लग गई है कि कौन ज्यादा फ्री की चीजें जो लोगों को देते हैं। पर देखना ये है कि ये जो फ्री व्हील्स हैं, फ्री की रेवड़ियां हैं, ये जो विधायक हैं, जो भी मतलब वहाँ खड़े हुए हैं लोग, उम्मीदवार हैं, वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं। ये तो हम और आपका जो टैक्स पेयर है उनका जो पैसा है वही तो जाएगा, चाहे वो कांग्रेस सरकार फ्री व्हील्स की झड़ी लगाए, चाहे वो भाजपा सरकार वादे करे। तो जो लोगों के साथ वादे करने हैं वो पूरे तो लोगों के ही पैसों से होने हैं। ये बात लोगों को समझ जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अवेयर हैं, क्योंकि वो वादों की बात करते हैं और वादे वहाँ पे गेम चेंजर का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जो वादे कांग्रेस ने नहीं पूरे किए, उनको लोग भी उनको घेरते हुए नजर आए। जिस तरह से अगर बात की जाए मुफ्त की योजनाओं का तो हो ही चुका है ऐलान। अगर बात अब सियासत में जो जातिगत भावना से किया जाता है, जो समीकरण साधने की कोशिश की जाती है, उसमें चंद्रेश जी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। उससे मैं सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल कि किसानों की एक बड़ी भूमिका
छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों पर किसान हार या जीत की बड़ी भूमिका अदा करते हैं। क्या ये माना जाए कि किसानों की दोबारा से कर्ज माफी का मुद्दा आप सामने लेकर आए सिर्फ और सिर्फ किसानों की जो वोट बैंक है उसे साधने के लिए, इस समीकरण को साधने के लिए माना जाए? मैडम, स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले, चाहे मजदूर हों या किसान हों, चाहे वो नौकरी पेशा में जो लोग हैं, सब लोग कांग्रेस के साथ हैं। हमने पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया, लोगों को उनका बुढ़ापे का हक देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, लोग इसको समझ रहे हैं और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि इन 5 राज्यों में जहाँ भी चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी विधानसभा जीतने नहीं जा रही है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है, राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये कहीं दिखेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए हैं। जिन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रही है, उन्हीं मुद्दों पर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ कि उन्होंने क्या काम किया। हमने किसान माफी किया, हमने किसान माफी का वादा किया, हमारा रिकॉर्ड है, हमने करके दिखाया है। आपने जब केंद्र में रहते हुए किसानों का ऋण माफ नहीं किया, आप राज्यों में जहां पर आपकी सरकार है, आप किसानों का ऋण माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप महंगाई को कम नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी को कम नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो किस मुंह से आप जाकर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बयानबाजियां कर रहे हैं? पहले आप राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई कम करके तो दिखाइए, आप गरीबी कम करके तो दिखाइए, बेरोजगारी कम करके तो दिखाइए। आपने ही तो कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितनी स्मार्ट सिटी बनाए? आपने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था, क्या काशी क्योटो बन गया? आपने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? आपने स्विस बैंक से काला धन वापस लाने का वादा किया था, आपने ला पाए? आपने रुपये की वैल्यू को बढ़ाने का वादा किया था, आप बढ़ा पाए? जब प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषणों में किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाए, तो किस मुंह से आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाकर भाषण दे रहे हैं? और यदि आप बोलने की कला में माहिर है और बोलने को ही आप अपने जीवन का आदर्श समझ लें तो बोलिए। हम तो बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। हमने आपसे विधान का करना ही, मैडम, कर्नाटका में वादा किया था, चुनाव जीतते ही हमने वो वादों को पूरा किया। राजस्थान में हमने वादा, पूरे देश में राजस्थान एक उदाहरण है जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहा है। तो जब राजस्थान सरकार 500 में गैस सिलेंडर दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती? हिमाचल सरकार यदि पुराने पेंशन को चुनाव जीतते ही बहाल कर सकती है, तो उत्तराखंड की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करना छोड़े, काम पर ध्यान दे, और जब काम पर ध्यान देंगे तो बोलने के लिए शब्द रहेंगे। अनामिका सिंह जी, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है अनामिका जी हम तक। आपने अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है अनामिका जी, किसी कारण के चलते। अमनप्रीत कौर जी, जिस तरह जी 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 अनामिका जी। जी वक्ता जी, हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया। हमने 370 हटाने की बात की थी, और आज नहीं, हमने जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तब से बात की। मैडम, आपने 370 हटाया नहीं है, 370 में बदलाव हुआ है। 370 के सेक्शन में आपने बदलाव किया है, 370 में हटाया है। पहली बात, देश की जनता को गुमराह मत करिए। 370 आर्टिकल है, 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, 370 के सेक्शन में आपने बदलाव करके चंद्रेश जी, आपको पूरा वक्त दिया गया, आपके बीच में किसी भी तरीके की टोका टाकी नहीं की गई, तो अब आप जवाब सुन लीजिए। जी अनामिका आप बाल की खाल ना निकालें। 370 में आपके समय तो भारत के जो हिंदू है उन्हें भगा दिया गया और आपने चू भी नहीं किया। हमारी सरकार में नहीं भगाए गए थे, आपकी सरकार में भगाए गए थे। आपकी सरकार थी, जब आप केंद्र में केंद्र में सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन प्राप्त था, और उसके बाद वहाँ पर जगमोहन राज्यपाल थे और आपकी पसंदीदा थे। तो आप आरोप कांग्रेस को मत लगाइए, जो वहाँ घटना घटा वो आपकी सरकार में। ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए चंद्रेश जी। धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए। नहीं क्यों सर रुकिए ना, मैं बैठी हूँ ना टोकने के लिए।
मैं बैठी हूँ ना। लिख के रख लीजिए, बाद में आप जवाब दे दीजिएगा। राम मंदिर के विरोध में 24 वकील भी हमने ही खड़े किए थे। राम सेतु जिसको नासा ने भी स्वीकार किया, जिसके अस्तित्व को, उसको भी हमने नकारा होगा। 84 के सिख दंगे भी हमने कराए होंगे। और मैंने सुन ली आपकी नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबके विषय में सुना, मैंने शहादत भी सुनी और उनकी शहादत को हम नमन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। परंतु हम सरदार पटेल जी को भी नमन करते हैं। अगर वो नहीं होते तो इस भारत में भी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में सर, इस व्यक्ति ऐसा कर देते नहीं। चंद्रेश जी और अनामिका जी, नहीं, इस सारी चीजों का छत्तीसगढ़ की जनता से क्या लेना देना? छत्तीसगढ़ की जनता 370 नहीं देखेगी। छत्तीसगढ़ की जनता तो अपने मुद्दों को देखेगी ना, उसके राज्य में क्या हो रहा है। गांधी परिवार के बलिदान के विषय में मुझे आधे मिनट का समय दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ पर ही आऊंगी, क्योंकि वो लगातार 6 मिनट उसी पर बोलते रहे। तो ये बताना आवश्यक है। सरदार हमने उनकी शहादत, आप लोग मुद्दे से भटक के बहस करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। भगत सिंह जी की शहादत को नहीं भूल सकते। एक परिवार की शहादत के नाम पे 70 साल उसको सत्ता के लिए दे दिए जाए, कहीं से भी जायज नहीं। मैं जवाब अनामिका जी, ये सबको पता है, ये सबको पता है कि किसने क्या किया है। इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है अनामिका जी। उन्हें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं कि बार बार यहाँ बैठ के जब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, मैं छत्तीसगढ़ की ही बात कर रही हूँ। अपराध में कहाँ छत्तीसगढ़ पहुँच गया है, नक्सलाइट घटनाओं में छत्तीसगढ़ कहाँ खड़ा है, ये तय करना है कांग्रेस पार्टी को। आज उन्हें फिर से क्यों कहना पड़ रहा है कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, ये तय करना है इन्हें। हमसे ही आदिवासी की बात करेंगे तो हम जब आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी जो एक ऐसे समुदाय से आती हैं, अति पिछड़े आदिवासी में भी जो एक समुदाय है, उससे जब हम उन्हें बनाते हैं, उनके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये इन्हें बताना होगा छत्तीसगढ़ की जनता को। इन्हें बताना होगा कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ क्या किया और वहाँ आज भी नक्सलाइट गतिविधियां क्यों है और अपराध का ग्राफ इतना ज्यादा क्यों है। इसका जवाब इन्हें देना होगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। ठीक है अमनप्रीत जी, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे और जवाब भी आप ही से। जिस तरह की राजनीति 5 राज्यों में देखने के लिए मिल रही है, किसी एक राज्य की बात नहीं की जाएगी। क्या सारे दलों ने ये सोच कर रखा है कि किस तरह से जनता को मुफ्त की रेवड़ियां देकर उनका विश्वास जीतना है, उनका वोट बैंक इकट्ठा करना है, अपनी सत्ता बनानी है और उसके बाद अगले 5 साल के लिए जनता को भूल जाना है कि जनता के लिए जो हमने वादे किए थे वो पूरे करने हैं या नहीं करने हैं? क्या सारे ही दल जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? ऐसा नजर आता है आपको? बिल्कुल लगता है। जैसे कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई है तो उन्होंने लोगों को क्या कहा था, आओ नई साहिबो और बदल देंगे राइबो। और क्या नक्सलवाद खत्म हो गया? क्या वहाँ से अपराध खत्म हो गया? क्या हत्या नहीं हो रही है छत्तीसगढ़ में? क्या छत्तीसगढ़ बहुत प्रोग्रेसिव वे में चल रहा है? क्या वहाँ पे जो रिमोट एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है? क्या वहाँ पे जो किसान है उनकी डेवलपमेंट हो गई है? क्या आज किसानों को उनकी हर फसल पे एमएसपी मिल रहा है? क्या जो उनके वन उत्पादन है उनके ऊपर उनको एमएसपी मिल रहा है? नहीं, ये सब चीजें नहीं हुई है। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं चुनावी बातों के साथ, इन्हीं चुनावी लॉलीपॉप के साथ अब भाजपा उनके साथ वादा करते हुए नजर आई है कि हमें सरकार में लेके आओ, हम ये काम करेंगे। आप ये देखिए कि भाजपा के साथ भाजपा के पास तो दिखाने के लिए भी है। वो आज आपने देखा होगा कि जैसे मोदी जी अपनी जो रैली को संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं भी ओबीसी हूँ और क्योंकि मैं ओबीसी हूँ तो मुझे भी कांग्रेस घेरते हुए नजर आई थी जब मैं सत्ता में आया था। उन्होंने अपनी जाति का स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि आपको पता है कि जातिवाद जो है वो भी बहुत प्रभावित करता है इस फैक्टर को कि वहाँ पे कौन सा पॉलिटिकल दल जो है वो जीतेगा। दूसरी बात, भाजपा के पास एक बहुत बड़ी चीज है दिखाने के लिए कि हम आदिवासी लोगों का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आदिवासी महिला को, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है। तो ये उनके पास एक बहुत बड़ा, आप ये देख लो कि एका है दिखाने के लिए लोगों को कि ये एक ऐसा बार है कि वो लोग भी उनके साथ रिजेंबल करेंगे कि हाँ, इन्होंने आदिवासी लोगों की प्रोग्रेस के लिए सोचा है, आदिवासी महिलाओं को आगे लाने की ये जो भाजपा पार्टी है वो बात। लेकिन फिर भी क्या छत्तीसगढ़ की अब तक 25 सालों में उतनी प्रोग्रेस हो पाई अमनप्रीत जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए कि वहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो तो नक्सलवाद की है। तो नक्सलवाद ही वहाँ पे खत्म नहीं हुआ, खत्म ही नहीं बल्कि कम भी नहीं हुआ। सरकार चाहे कोई भी आती है तो आपने देखा है कि हमेशा ही हमारी जो आर्मी फोर्सेस है कितनी बार उनके ऊपर नक्सल जो लोग होते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उनको पूरी की पूरा जो मतलब आर्मी के कितने लोग उनकी वो वहाँ पे शहीदी हो जाती है। तो ये सबसे पहले तो वहाँ पे एक ही फैक्टर है कि नक्सलवाद को जो कंट्रोल कर पाए लोग उनको वोट दें। जो ये वादा करे पॉलिटिकल दल कि हाँ, हम वहाँ पे नक्सलवाद जो प्रभावित इलाके हैं उनकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे और वहाँ से नक्सलवाद को हटाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है लोगों को उनके साथ जाना चाहिए। और दूसरा वहाँ के किसान और तीसरे वहाँ के आदिवासी लोग जो वहाँ पे वन उत्पादन है उनके लिए जो सोचे, लोग उनको ही वोट दें।
तो अच्छी बात है। बिल्कुल, जनता को भी यहाँ समझने की जरूरत है कि आखिर इस लोभ लालच में वो किस तरह से अपने भविष्य को सुरक्षित हाथों में दे रही है, नहीं दे रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर नजर आता है। बिल्कुल, पर जी वक्ता, पर बात वही है कि लोग भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि चुनावी जब रैलियां होती हैं तो वहां पे लोगों के साथ अगर चुनावी वादे नहीं करे जाएंगे तो लोगों को क्या पता चलेगा कि इनका जो मतलब प्रोग्रेस कैसे करवाएंगे, क्या क्या काम करेंगे हमारे स्टेट में, ताकि हमारे जो हम उन्नति की राह पे जा पाए। तो देखिए, ये तो ऐसा नहीं होता था। ये जो गारंटी के नाम पे, लॉलीपॉप के नाम पे फ्री की रेवड़ियां जो है, ये आज ही बातें सामने नहीं आई है। हमेशा से ऐसा होता है कि जो कैंपिंग करी जाती है, चुनावी जो रैलियां करी जाती हैं, वहां पे कोई भी राजनीतिक दल जो है, नेता आके अपनी अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं कि वो जब सत्ता में आ जाएंगे कि लोगों के लिए क्या क्या करेंगे। लोग भी उनके साथ अपना कनेक्शन महसूस करते हैं। शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने वहां पे कहा कि जैसे वहां पे ओबीसी फैक्टर जो है बहुत प्रभावित करता है छत्तीसगढ़ की जीत और हार पे, कि कौन सी पार्टी वहां पे सरकार बनाएगी। तो इसीलिए ये रिजेम्बलेंस दिखाने के लिए शायद आज प्रधानमंत्री को वहां कहना पड़ा कि मैं भी ओबीसी हूँ, क्योंकि वो वहाँ के लोगों के साथ अपना जुड़ाव लेकिन फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि इस छत्तीसगढ़ की जंग में जिस तरह से लड़ाई की जा रही है और वादों की झड़ी लगाई जा रही है, चाहते हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि जितने वादे दोनों ही पार्टियों में से किसी की भी सरकार आती है, जनता की उम्मीद को, जनता के विश्वास को बनाए रखें, जिससे कि जनता को भी ये लगे कि उनके पास कोई ऐसी सरकार है जो कम से कम उनका ख्याल रख रही है, उन्हें बेवकूफ नहीं बना रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।